नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं पहलगाम आतंकवादी हमले पर राजनीतिक बयानों से, जिसमें महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अब शरद पवार बनाम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। वो महाराष्ट्र जहां के 6 पर्यटक इस आतंकवादी हमले में मारे गए। शरद पवार ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है इस आतंकवादी हमले को लेकर कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे, लेकिन उन्हें इसकी सच्चाई नहीं पता है। आगे वो कहते हैं कि इससे पहले भी 3 से 4 जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें धर्म की बात नहीं हुई, लेकिन इस बार धर्म की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, इस पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल पूछा गया शरद पवार के बयान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार ने क्या कहा है उन्हें इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो पीड़ित परिवार वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपनी खौफनाक कहानी बताई है और शरद पवार साहब को ये कहानी जाकर सुननी चाहिए। सबसे पहले सिटी सेंटर शो में आपको ये बयानबाजी हम सुनाते हैं। आपण देशाचे मुख्यमंत्री होता, तिथे जे लोक होते प्रवासी, त्याच्यात स्त्रियांना त्यांनी शोधलेलं दिसतं, पुरुषांना मला घातलं. तुझ्यामध्ये 2 लोकांचे मृत्यू झाले, 5 का 6 लोकांचे झाले, त्याच्या 2 लोकांचा घरी आम्ही गेलो होतो आणि घरी गेल्याच्या नंतर त्याच्या भगिनी होत्या. शरद पवार साहेब काय म्हणाले हे मी ऐकलं नाही, पण ज्यांचे आप्तेष्ट मारले गेले, जे स्वतः त्या ठिकाणी होते, ते काय म्हणाले हे मी ऐकलेलं आहे. पवार साहेबांचं जर असं मत असेल तर त्यांनीही ते जाऊन ऐकावं. कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जिस तरीके से हिंदू धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो लोग थे उसमें से औरतों को, महिलाओं को छोड़ दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी हमले कोई पहली बार नहीं हुए, पहले भी 3-4 बार आतंकवादी हमले हो चुके हैं, और लेकिन इस बार इसको धर्म का रूप क्यों दिया जा रहा है, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। वहीं हम देखते हैं कि इस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि शरद पवार ने क्या कहा है उन्हें नहीं मालूम, लेकिन उन्हें उन परिजनों के पास जाना चाहिए जिन्होंने अपनों को खोया और जिन्होंने मुझे आप बीती बताई है, तो उनको वहाँ जाकर उनसे मिलना चाहिए और सच्चाई समझनी चाहिए। इस तरीके से राजनीति जो पहलगाम में हमला हुआ है उस पर चल रही है, देखने को मिल रही है। वहीं मैं आपको आगे भी बताना चाहता हूँ कि शरद पवार ने कहीं ना कहीं इसे इंटेलिजेंस फेलियर भी बताया और सरकार को सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो सरकार का दावा था एक कश्मीर जो आगे बढ़ रहा है उसमें जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ उस पर भी कटाक्ष करते हुए शरद पवार नजर आए। लेकिन ये शरद पवार बनाम देवेंद्र फडणवीस जो धर्म को लेकर के एक बड़ा बवाल चल रहा है, हिंदुओं को मारा गया या नहीं मारा गया, इस पर जो प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया जा रहा है, इसको लेकर के एक बड़ी राजनीति इसमें दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र के पर्यटक बड़ी संख्या में कश्मीर में फंसे हैं और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद युद्ध स्तर पर इन्हें वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। अब तक 800 पर्यटकों को वापस लाया जा चुका है और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम बयान दिया है पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो पूरी सूची है महाराष्ट्र में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की वो प्राप्त हो चुकी है और इन्हें वापस भेजने की जो प्रक्रिया है वो युद्ध स्तर पर जारी है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर से पर्यटकों को महाराष्ट्र वापस लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित तीसरी विशेष उड़ान आज 232 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंची। इस अवसर पर मंत्री आशीष शेलार उपस्थित थे। अकोला और अमरावती से यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई। तो अब तक कुल 800 पर्यटक महाराष्ट्र लौट चुके हैं। और भारत के पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के बाद अटारी बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी यहां पर मौजूद हैं जो कि सरकार के आदेश के बाद अपने देश लौटने के लिए बेताब हैं। गुरप्रीत चीना की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा वीज़ा लगाया हुआ है दिल्ली एम्बेसी से और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। मैं इंडियन हूँ। अभी बोल रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट को नहीं जाने दे रहे हैं, तो मेरे बच्चे पाकिस्तानी नागरिक है। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो इनको भी मुश्किल है और मुझे क्रॉसिंग करना है तो माँ के बिना बच्चे कैसे जाएंगे। मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है मेरे बच्चों के साथ। शादी यहाँ हुई है, मेरी वाइफ जो है वो इंडियन है और मेरे बच्चे मेरे साथ ही पाकिस्तान से आते हैं, वो तीनों पाकिस्तानी हैं। मैं फ़िलहाल तो उनको छोड़ के आया हूँ
और मेरी वाइफ को वीज़ा भी मिलता नहीं मिलता, तो हमें तो अर्जेंट जाना था, फिर वापस जा रहा हूँ। बच्चे मेरे यहीं पर ही हैं। अब मैं परेशान सोच के ये हो रहा हूँ कि अब मैं तो चला आऊँगा, बच्चों को पीछे पता नहीं वापस भेजेंगे क्या होगा, क्योंकि बच्चे मेरे पाकिस्तानी हैं। अब उनका वीज़ा एक्सटेंड होगा नहीं होगा, इसको लेके मैं काफ़ी परेशान हूँ। अभी वहाँ से गाड़ी लेके आए, तो कब आए थे इंडिया में? 25 दिन में सर, 20-25 दिन। 25 हाँ शादी अटेंड करने आए? जी सर, जी जी शादी पर आए थे जी। तो अब आपको जैसे पता चला गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आई? नहीं नहीं, मैं पहले भी तैयार था सर, मैंने पहले भी मैं तैयार था, ये तो बाद में ऐलान हुआ है। हम लोग जो है इसके कायल नहीं है, अमन और राष्ट्रीय के कायल हैं कि दोनों मुल्क प्यार मोहब्बत से रहें और अच्छी तरह। तो आप चाहते हैं कि इसकी पूरी तहकीकात हो और जो लोग पीछे हैं उनको भी, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए उनको? जो क्रिमिनल हैं उनको सख्त सजाएं दी जाएं। कब आए थे इंडिया में? इंडिया आया मैं 17 तारीख को, 17 अप्रैल को। आज 25 है मैं खाली शायद। कहाँ आए थे? यूपी बरेली। किसको मिलने आए थे? किसी को? मेरे कज़न वगैरह हैं, उनसे मिलने आया हुआ था। उनके बच्चों की शादी थी, उसमें आया हुआ था मैं। और बस आज 7 दिन रहे हम वहाँ। 7 दिन में एकदम रात को खबर आई, सुबह पता चला कि यार ये मसला है कि भाई 48 घंटे का टाइम दिया है और निकल जाओ। आप रहने वाले इंडिया के हैं? इंडिया के, यहाँ पे मेरी शादी हुई है। इंडिया में शादी हुई है? पाकिस्तान में शादी हुई है। पाकिस्तान में शादी हुई है। आपके पास पासपोर्ट इंडियन है? जी, इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास। तो आपको क्या कोई बातचीत हुई, क्योंकि कह रहे हैं कि शायद जिनके अभी तो बॉर्डर ही नहीं खुला ना, अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या सीन है। तो पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर तो किया ही जा रहा है, इसी के साथ ही सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बैसरन घाटी से आपको हम हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर है। मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं पहलगाम में हूँ। यहाँ पर आतंकियों की तलाश में लगातार निगरानी हो रही है। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार जो पहलगाम के आसपास के इलाके हैं, खासतौर से बैसरन घाटी के आसपास का इलाका, वहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर से निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। आप देखें कि जो हेलीकॉप्टर हैं वो इन तमाम इलाकों में लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो आतंकियों की तलाश में लगातार जो कॉम्बिंग है वो की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जे&के पुलिस, ये लगातार एक जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं और इस तमाम इलाके में अब जो आतंकी हैं, जो हमलावर हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये सामने बैसरन घाटी है जहां पर आतंकी हमला हुआ था। हमले के बाद जो आतंकी थे वो यहां से कहां भाग गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है। तो उनकी तलाश में लगातार जो कॉम्बिंग है वो जंगलों में, आसपास जितने भी जंगल हैं, ये देखिए पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे चारों तरफ। मेरे राइट में भी काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ आसपास एक जॉइंट ऑपरेशन सेना के द्वारा किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पहलगाम के आसपास के जो जंगल हैं, इलाके हैं, वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जाए और इन आतंकियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। सेना ने जो तमाम जो फोर्सेस हैं, उन्होंने ये लगातार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चलाया हुआ है। इसके साथ ही जो 2 आतंकी हैं, आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठोकर, इन दोनों के घरों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो गए थे और वहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ जिससे दोनों के घर तबाह हो गए हैं। पहलगाम का बाज़ार देखिए, बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर आपको कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आएंगे। इक्का दुक्का टूरिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये सामने जो बाज़ार है ये पूरा गुलजार होता था, लेकिन ये पूरा का पूरा बाज़ार आपको खाली मिलेगा और सड़कों पर भी सन्नाटा है। सारे टूरिस्ट यहाँ से गायब हो चुके हैं। आमतौर पर इस हमले के पहले ये सड़कें गुलजार होती थी, भरी होती थी टूरिस्टों से, लेकिन अब यहाँ पर एक भी टूरिस्ट आपको नज़र नहीं आएगा। केवल सुरक्षा के जवान जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जे&के पुलिस के जवान हैं या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो आपको कहीं कहीं नज़र आएंगे, जाते हुए आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है, पूरा पहलगाम खाली हो चुका है और बाज़ार यहाँ पर बंद हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तरह से वीरान सा हो गया है। जिस तरह से पर्यटक पहले लगातार आ रहे थे, अब जो है यहाँ पर पूरा जो ये पहलगाम है वो खाली हो गया है और यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का जो मॉड्यूल है उसके
उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और लगातार जो तलाशी अभियान है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, वो चल रहा है। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाली के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अगली अहम खबर आपको भोपाल से दिखाते हैं, जहां एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ कथित तौर पर गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं इसकी शिकार बनी हैं। 2 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपी पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। देखिए पूरी खबर। एक दोस्ती से शुरू हुई थी कहानी, जो कब डरावना सच बन गई किसी को पता ही नहीं चला। 2017 से भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं दरिंदगी का शिकार बनती रहीं, चुपचाप अकेले। ये वर्ष 2017 से चल रहा था, तो यानी भोपाल की घटना है और इसीलिए हमने थाना बाग सेवनिया में ये मामला दर्ज किया है। और हमारे यहाँ की ही कथन के आधार पे थाना अशोका गार्डन में और थाना जहांगीराबाद में FIR दर्ज की गई। दोनों पहले आरोपी और फरियादी एक ही प्राइवेट निजी कॉलेज में पढ़ते थे, उनके कुछ संबंध थे। और ये जब लड़की इंदौर गई थी तब इसको वहाँ ज़बरदस्ती की गई थी, फिर वहाँ से आई तो इसको परेशान किया जा रहा था। तो हमने तुरंत जो है अपनी FIR दर्ज करके और जो इसका आरोपी है उसको गिरफ़्तार कर लिया है, अभी कल गिरफ़्तार कर लिया है। और बाकी जो और भी घटनाएं हैं अगर जो बताई गई हैं तो हमने थाना जिला भोपाल के, शहर भोपाल के और भी थानों में दर्ज हुई है। पहले प्यार का झांसा, फिर दुष्कर्म और फिर वीडियो से ब्लैकमेल। एक वीडियो, कई जिंदगियां बर्बाद। दरिंदों ने उसी छात्रा से उसकी सहेलियों को बुलवाया। 8 साल तक पीड़ित चुप रही, शायद डरती थी या शायद भरोसा नहीं था सिस्टम पर। अब 4 पीड़िताएं सामने आई हैं, कई और लड़कियां अब भी चुप हैं। आरोपियों पर धर्मांतरण का दबाव डालने और मना करने पर मारपीट का भी आरोप है। SIT गठित कर दी गई है जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा रही है और इस मामले का जो एक मेन मुलजिम है वो थाना बाग सेवनिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दूसरा भी दूसरे थाने में गिरफ्तार हुआ है। जो भी बातें आई हैं उसमें धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। इसमें जो भी कंटेंट्स हमको मिला है और भी जो घटनाक्रम बताया उसके आधार पे संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई गई हैं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई। एक पीड़िता उस समय नाबालिग थी। पॉक्सो और धर्मांतरण कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। पुलिस ने SIT बनाई है। आरोपियों के फोन में से कई अश्लील वीडियो मिले हैं। कॉलेज का कहना है वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। से ये जानकारी मिली है अभी, तो अगर ऐसा कहीं आधिकारिक तरफ से या कहीं पुलिस प्रशासन से हमारे पास कुछ आता है, हम जरूर मामला को देखभाल करेंगे। पुलिस प्रशासन का हम तो हमेशा करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भोपाल में अजमेर कांड जैसी हैवानियत हुई है। अब वक्त है हर पीड़िता की चुप्पी को आवाज देने का। 1992 में हुआ अजमेर रेप कांड। ये वो कांड था जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं को विशेष समुदाय के लोगों ने अपना शिकार बनाया है। ये समुदाय के लोग जो थे वे भी इसी कॉलेज के पास आउट बताए जा रहे हैं। ये जो गिरोह था, इन्होंने छात्राओं को बहलाया फुसलाया, उनका रेप किया, वीडियो बनाई, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। मामला 2017 से शुरू हुआ था, जो अब 2025 में जाके खुला है। 2025 में 4 पीड़िताएं जो है वो सामने आई हैं, जिसके बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये मामला आगे कितना बढ़ता है और इसमें कितनी किताबें खुलती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार हलफनामा दाखिल किया है। कई पन्नों के अपने जवाब में केंद्र ने वक्फ कानून का बचाव किया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कानूनी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, वो भी 1300 से ज्यादा पन्नों में। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून का बचाव किया है। हलफनामे में कहा है कि ये कानून संवैधानिक रूप से वैध है, ये संसद द्वारा पास कानून है, ये कानून किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। पिछले 100 सालों से वक्फ बाय यूजर का पंजीकरण जरूरी है।
वक्फ बाय यूजर सरकारी और निजी संपत्ति को हड़पने वालों के लिए सेफ हेवन है। चौंकाने वाली बात है कि 2013 से अभी तक वक्फ संपत्ति में 116% बढ़ोतरी हुई है। वक्फ काउंसिल और बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति समावेश करने के लिए है। वक्फ कोई मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। वक्फ संपत्ति किसी समुदाय की संपत्ति नहीं है। ये संशोधन वक्फ संशोधन में पारदर्शिता लाने के लिए है। सरकार ने दावा भी किया कि इस कानून से मुस्लिम समुदाय के पूजा पाठ या धार्मिक अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। फिर केंद्र सरकार ने न केवल अपने कानून का बचाव किया है बल्कि अदालत की भूमिका का भी हवाला दिया है। केंद्र ने कहा है कि अदालत संसद के पास कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकती क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधियों की इच्छा का प्रतिबिंब है। याचिकाओं पर फैसला आने तक वैधानिक प्रावधानों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रोक नहीं लगा सकती। याचिकाओं के जरिए अदालत को गुमराह किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए थे। अदालत के कड़े रुख के बाद केंद्र ने कुछ प्रावधानों को लागू न करने का भरोसा दिया था। केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तो कर दिया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं क्योंकि 5 मई को उसकी परीक्षा होगी जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उसके जवाबों में, उसकी दलीलों में कितना दम है और अदालत उसकी बातों से संतुष्ट होगी या नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और भोपाल में लगी बड़ी आग ने कई एकड़ जंगल स्वाहा कर दिया है। कई पेड़ जल गए, कुछ सरकारी घरों में रहने वाले लोगों को घर खाली करना पड़ा है, कई बेजुबानों के घर छिन गए। देखिए रिपोर्ट। यानी 1997 से मैं यहाँ पर था। 20 साल लग गए इन पेड़ों को पालने में, लेकिन ये 20 मिनट में खाक हो गए। मतलब मैं वाल्मी पहाड़ी का हर पेड़, हर पत्थर और हर साया आज भी महसूस करता हूं वो दर्द जो गुरुवार शाम 6 बजे लगी आग ने मुझे दिया। सदानंद भारती जैसे लोग जिनके सपने मेरी धड़कनों में बसे थे, अब वही सपने राख में सिमट गए हैं। उन दिनों जब ये जंगल हरा भरा था, उनकी मेहनत ने मुझे सींचा था, लेकिन आज वो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब जो मैं हूँ वो सिर्फ राख का ढेर है। जब आग ने मुझसे लिपटकर मुझे जलाया तो जैसे मेरी आत्मा की हर बूंद जल गई। रात की अंधेरी चुप में हर लपट ने मेरे भीतर के पुराने सन्नाटों को और गहरा किया। जिन पेड़ों के नीचे कभी जंगली जानवरों ने अपना घर बसाया था वो अब जल चुके हैं। सदानंद भारती ने मुझे सींचा, मुझे जिंदा रखा। अब उनका दर्द मेरा दर्द बन चुका है। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहते। जंगल अब उनके लिए कोई अजनबी जगह नहीं, उनका पक्का घर था, उनकी धरोहर थी, और अब वही घर जलते हुए खंडहर में तब्दील हो चुका है। 20 साल लग गए इन पेड़ों को पालने में, लेकिन ये 20 मिनट में खाक हो गए। मतलब इनको क्या कितना समय लगा पालने में, बच्चों की तरह। आज मैं देख रहा हूँ 20 साल से कि कैसे परवरिश करी इस पेड़ों की, आज ये जल कर खाक हो गए। अरे बहुत मेहनत की हमारे संचालक महोदय द्वारा। इसको 20 साल लग गए हम लोगों को इनको पेड़ों बनाने में, सघन वन बनाने में। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर चारों तरफ कोई हरियाली का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल बहुत मेहनत की हम लोग ने, और मैं तो 20 साल से यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, जल प्रदाय करता हूँ पेड़ पौधों को देख, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फिर गया, कुछ नहीं, सब आग के हवाले हो गया। राम सिंह जैसे लोग जिनके सपने मेरे भीतर पलते थे, अब उन सपनों को राख में समाहित होते देख रहे हैं। उनकी आंखों में वही सन्नाटा है जो इस जंगल में हर कहीं पसरा है। हाँ है ना, यहाँ पे दिखता रहता है, महीना 15 दिन में दिखता रहता है। रात को कौन कौन से जानवर आपको दिखे? लाइट जली तो कुछ दिखे थे? वही मोर उड़ उड़ के जा रही थी, खरगोश भाग रहे थे, भेड़ की भी छोटी छोटी वो बकरियां जैसी जानवर हैं वो भी भाग रहे थे। हाँ प्रभावित हुए मतलब? हाँ वो जान बचा के भाग रहे थे बेचारे। जंगल ने अपने भीतर के हर साथी को खो दिया, लेकिन कभी कभी किसी चुपचाप नीलकंठ को जलते हुए पेड़ों के खंभों के पास देखता हूँ, मानो वो उस दर्द को चुपचाप महसूस कर रहा हो जो अब मैं महसूस करता हूँ। वाल्मी पहाड़ी में 151 जीव प्रजातियां हैं, 71 पक्षी, 9 पेंगोलिन, 100 से ज़्यादा जंगली खरगोश, 150 से ज़्यादा मोर, 25 से ज़्यादा चीतल, 10 सांभर, 19 सियार, 40 से ज़्यादा तितलियाँ, 180 पेड़ पौधे, 53 औषधीय पेड़,
12 दुर्लभ पौधे, यहाँ टाइगर मूवमेंट भी जारी है। मैंने लगभग सबको खो दिया। लैंड जो है अपना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टाइगर इस टाइप से नहीं देखता है कि वो नगर निगम क्षेत्र है कि वन क्षेत्र। वन क्षेत्र में हमारे टाइगर सुरक्षित है, वहाँ के हमारे आगजनी की घटनाओं से भी हम सुरक्षित हैं। हमने सारी प्रिकॉशनरीज मेरे साथ ले रखे हैं वन क्षेत्र में। लेकिन अगर वहाँ पे मूवमेंट है तो इसलिए पूरा का दल बल सारा पुलिस प्रशासन इसलिए बैठा हुआ है कि कहीं वन्य प्राणियों को कोई क्षति ना हो, इसलिए उसको रोकेंगे और रोका जाएगा। ये जंगल जिसे मैंने अपनी सारी जान से सींचा अब सिर्फ राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। यह सघन वन क्षेत्र जहां सैकड़ों जीवों और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती थी अब खामोश हैं। आग की गति इस प्रकार से तेजी से बढ़ी कि 6 घंटे तक उसको नियंत्रण कर पाना मुश्किल था और जो आग बुझाने वाला अमला था उनको कहीं ना कहीं रास्ता ना मिल जाने की वजह से ही आग बढ़ती रही और इसकी वजह से जो है काफ़ी वहाँ पर पक्षियों के और वन्य जीवों के जो घोंसले हुआ करते थे और शेड्यूल 5 के रेप्टाइल्स हुआ करते थे वो सबके आशियाने उजड़ गए। कहीं ना कहीं इस चीज़ की एक कमी हमें लगती है। उधर नगर निगम के फायर फाइटर अपनी परेशानी बता रहे हैं। पूरा अमला इस बात से परेशान था कि जंगल में कैसे जाया जाए। संसाधनों की कमी से जूझ रहे नगर निगम के पास कोई साधन नहीं था कि वो समय रहते आग पर काबू पा सके। फायर वाहन वहाँ अंधेरे के कारण अंदर नहीं एंटर कर पा रहा था और चारों तरफ फेंसिंग थी। फेंसिंग के कारण फायर वाहन के नियरेस्ट पहुंचने पर, आग के करीब पहुंचने पर दिक्कत आई तो हमारे फायर फाइटर्स ने पाइप बिछाए और पाइप बिछाकर अंदर जंगलों में घुसकर आग बुझाई। अभी स्थिति कंट्रोल में है। अब क्या किया जा सकता है? क्या ये जल चुका जंगल फिर से उग सकेगा? क्या ये बहाल होगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन अब हम यानी जंगल सिर्फ खामोशी से सुन रहे हैं। जंगल का ये दर्द, सघन वन क्षेत्र का ये आक्रोश अब हमारी आंखों में ही रहने वाला है, क्योंकि मैं जंगल जानता हूँ इस आग ने सिर्फ हमें जलाया नहीं, हमारी पहचान भी निगल ली। भोपाल के इस सबसे बड़े वन क्षेत्र को आग किसने लगाई? आग लगी नहीं। आग जानने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल में ये सघन वन क्षेत्र सबसे ऊंचाई से ठीक कलियासोत डैम से लगा हुआ वो इलाका है जहाँ पे मैं आपको हाथ दिखा रहा हूँ, वहाँ से आग लगना शुरू हुई और नीचे से लेके ऊपर तक का तकरीबन 50 से 55 एकड़ तक का ये जंगल कवर करते हुए जब स्टाफ क्वार्टर तक पहुँची तब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आना शुरू हुई वाल्मीकि के अंदर और आग बुझाने का काम शुरू किया। जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, लेकिन सालों तक जिस पूरे मामले और जिस पूरे वन क्षेत्र की रखवाली करने वाले लोग हैं उनकी माने तो ये बच्चों की शरारत का नतीजा था। यही कारण रहा कि भोपाल के इतिहास में पहली बार सबसे ज़्यादा जंगली जानवरों वाला ये सघन वन क्षेत्र आग में देर रात तक और आज दोपहर तक सुलगता रहा। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।